नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल आप आंसर राइटिंग के बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तीनों जगह पर कर सकते हैं, विभिन्न टॉपिक्स के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स के लिए, आप इकोनॉमी के टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हैं। आप जीएस 1 में भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे और थोड़ा लेक्चर ये लंबा जा सकता है, थोड़ा टॉपिक भी लंबा है, तो आराम से बस सुनिए और समझते चलिए और ये देखिए कि कैसे कंसेप्ट को लिंक किया जाता है इन वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। आराम से आपको आंसर राइटिंग भी आएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगा और आप इस फेज को एंजॉय भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, समस्या होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताकर पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। सो द टुडेज टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अब दो तीन बातें यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है प्लस वेस्ट मैनेजमेंट, ये कीवर्ड है, ठीक है, और इस कीवर्ड को आपको यूज करने आना चाहिए। तो जहां पर भी आपको लगता है कि इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है, आप वहां करेंगे। जैसा मैंने टॉपर्स के आंसर एनालिसिस में भी आपको बताया है कि जो टॉपर्स हैं वो सब ऐसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को अपने आंसर में इंटीग्रेट करते हैं, तो आंसर अच्छा दिखता है, काफी ज्यादा पसंद आता है, तो नंबर भी उठते हैं। तो ये कीवर्ड भी है और टॉपिक भी है। वेस्ट मैनेजमेंट कीवर्ड भी है, टॉपिक भी है। साथ के साथ यहाँ पर देखिए जो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी अपने आप में कीवर्ड है और इसको बहुत सारे जगह पर यूज कर सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। जब हम आपसे पूछते हैं तो इंटरेक्ट जरूर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को चलने दीजिए, थोड़ा सा खोजने दीजिए, उसको इमेजिनेशन की दुनिया में जाने दीजिए, ताकि जो अच्छी चीजें हैं ना, जो धसी पड़ी हैं आपके दिमाग के अंदर, वो बाहर निकले और आप एक क्रिएटिव सॉल्यूशन दे सके। सो यही बात आपको बतानी थी। चलिए अब अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। एक आइलैंड हुआ करता था और उस आइलैंड में प्रोस्पेरिटी थी। इन्वायरमेंट का केयर अच्छे से किया जाता था, साथ के साथ फिशिंग होती थी लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था। बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी फली फूली हुई थी और लोगों की जो जरूरत थी वो नेचर से फुलफिल हो जाती थी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं था, कोई केमिकल प्रोडक्शन नहीं होते थे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल करके और फिर वो लोग अपने नीड्स को फुलफिल करते थे। साथ के साथ वो आइलैंड था तो आसपास जो वाटर बॉडीज थी, कोरल्स भी था, कोरल्स भी अपने हेल्दी स्टेटस में थे। कोई प्लास्टिक की गुंजाइश वहां पर नहीं थी क्योंकि प्लास्टिक डिस्कवर नहीं हुआ था, प्लास्टिक फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन डेवलपमेंट और समय दोनों आगे बढ़ता चला गया, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, लोगों की डिमांड बढ़ती चली गई। तो एक समय आया कि उस आइलैंड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लग गया, केमिकल प्रोडक्शन होने लग गया। अब लोगों का एस्पिरेशन बढ़ा, घर की चाह हुई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने शुरू हुए, धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन होने लगा, धीरे धीरे जो कल्चरल हैबिटेट है ह्यूमंस की वो बढ़ने लगी एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हुआ ये कि बायोडाइवर्सिटी का पतन होने लगा।
पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन डोमिनेट होने लगा, सॉइल की क्वालिटी खराब होने लगी, बहुत नए नए प्रकार की बीमारियां लोगों में आने लग गई और उसके कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने लग गया, हेल्थ क्राइसिस आने लग गई। तो ये जो सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि जब तक नेचर और जो डेवलपमेंट है उसमें बैलेंस था, चीजें सही चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हुआ, तो क्वालिटी ऑफ नेचर वो कम होने लगी और उसका खामियाजा लोगों पर भारी पड़ गया। धीरे धीरे वहां पर गरीबी आ गई, धीरे धीरे वहां पर हंगर जैसी समस्याएं आ गई, बीमारी आ गई, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर गए और पता चला कि वो जो एक समय प्रॉस्पेरिटी था, आइलैंड रिच था रिसोर्सेस में, आज वो बंजर बना हुआ है। वहां से लोग खाली हो गए हैं, वहां से लोग माइग्रेट हो गए, जो बचे खुचे थे वो मर गए, स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो गई वहां से। तो ये जो हमने आपको कहानी इसलिए बताई क्योंकि आप इस आइलैंड को पूरा जो कंटिनेंट है उससे कंपेयर कर लीजिए, आज यही सिचुएशन चल रहा है। एयर पॉल्यूशन विकराल होते जा रही है विभिन्न जगहों पर, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें धराधर देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जो फिशिंग है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, समुद्रों में आप देखेंगे तो प्लास्टिक डोमिनेट होती जा रही है, इंडस्ट्री से जो केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो रिवर्स में जा रहा है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन अनसस्टेनेबल तरीके से। तो फ्यूचर में कभी हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो द कोर क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी कि हमें डेवलपमेंट तो करने चाहिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या कि हम अपने प्रेजेंट नीड्स को, एस्पिरेशंस को फुलफिल तो करें, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशंस हमारे बाद आएंगे उनके लिए भी रिसोर्सेस हो उस हेल्दी कंडीशन में जिस हेल्दी कंडीशन में हमें मिला, और फिर वो उनका बेनिफिट लाभ उठा सके और हम पर उंगलियां ना उठाए कि देखिए प्रकृति ने तो आपको इतना बढ़िया प्लेनेट दिया था, इतना अच्छा रिसोर्सेज दिया था, लेकिन जब आपने हमें दिया तो क्या दिया आपने? क्लाइमेट चेंज दिया, पॉल्यूशन दिया, बायोडाइवर्सिटी लॉस दिया, हैबिटेट डिसइंटीग्रेशन दिया, गरीबी दी, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स दिया। तो क्या आप अपने फ्यूचर जनरेशन को ये देना चाहेंगे या फिर अच्छी चीजें देंगे जहां पर प्रॉस्पेरिटी हो, जहां पर बैलेंस हो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में, वो देना पसंद करेंगे ना? तो इसीलिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं इस स्टोरी के माध्यम से हमने आपको चीजें मोर क्लैरिटी के साथ समझाने का प्रयास किया। अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो तो अच्छा है, नहीं तो अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज डेवलपमेंट जो प्रेजेंट के नीड्स को तो फुलफिल करता है बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और क्या चीजें आ सकती हैं? एक तो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। अब आप देखेंगे कि जो हमारा समाज है ग्लोबल लेवल पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाओं को वर्क प्लेस में जगह नहीं दी जाती है, सैलरी में इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। तो भाई ये भी क्या है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है। और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि इनइक्वलिटी कम करनी है, खत्म करनी। इनइक्वलिटी किस लेवल पर हो सकता है? रिच वर्सेस पुअर,
इनइक्वलिटी हो सकता है वुमेन एंड मैन के बीच में, इनकम के टर्म्स के रूप में, सुविधाओं के टर्म्स के रूप में, ठीक है। तो इन सब को खत्म करने का भी एक गोल है एसडीजी गोल, जो हम बाद में देखेंगे। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें 17 गोल आते हैं जिसको 2030 तक हासिल करना है। और ये जो एसडीजी गोल है, ये इसकी शुरुआत, इसको पूरा करने की शुरुआत या फिर इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है 2015 से 2030 के बीच है। और ये एसडीजी गोल जो आया, एक्चुअली इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करता था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नाम से पता चल रहा है, ये जो आपका मिलेनियम इंटर हुआ था 2000 एंड उसके बाद, तो जो इंटरनेशनल नेशंस है, यूएन बेस्ड में जो कंट्री आते हैं, तो उन सबों ने डिसीजन किया था कि भाई हम अपने नेक्स्ट सेंचुरी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो जितने भी समस्याएं हैं हम झेल रहे हैं, उसको हम एक गोल के रूप में सेट करते हैं और उसको हम अचीव करने का प्रयास करेंगे, उन समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया। 8 मेजर गोल पर वो बातें करते थे। लेकिन जैसा कि बात होता है कि गोल तो सेट कर दिए जाते हैं, लेकिन जब टारगेट के कंप्लीट करने की बात हो उसमें हम पीछे रह जाते हैं, तो वो भी हासिल नहीं हो सका। 2015 बीत गया, तो किया क्या जाए भाई, तो एक और टारगेट ले आते हैं, उसी का नाम पड़ गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2030 तक हासिल करना है। अब जब 2030 भी खत्म हो जाएगा, टारगेट पूरा नहीं होगा, जो कि दिख भी रहा है बहुत सारे रिपोर्ट्स में, ये हमें दिख रहा है, तो फिर वहां से एक और हम गोल निर्धारित कर देंगे कि भाई 2045 तक हमें अचीव करना है। समझ में आ रहा है कि कैसे चीजें ग्रो करती है, बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, टाइम तो बीत जाती है और समस्याएं वहीं की वहीं रहती है या कभी कभी विकराल भी हो जाती है। और आज देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, हमारे जो अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज हैं उसका इम्पैक्ट दिख रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के माध्यम से। भारत में आप देख लीजिए, रेनफॉल की समस्याएं कितनी ज्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाता है तो कभी सूखा आ जाता है, तो कभी साइक्लोन आ जाता है, तो कभी लैंडस्लाइड हो जाता है। ओके, तो इम्पैक्ट तो दिखेगा ही। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो इश्यू है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, ये सब ग्लोबल इश्यूज हैं। इसको सॉर्ट आउट करना है तो बिना ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, बिना ग्लोबल सपोर्ट के, बिना ग्लोबल यूनिटी के हासिल करना, अचीव करना मुश्किल होगा, मुश्किल ही है। ओके, अब आप देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिपोर्ट हैं 2022 के, उसका एक दो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, तो हम इन डाटा को यूज कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया का जो रैंक आया एसडीजी रिपोर्ट 2022 में, उसमें 120 है। काफी मतलब सैड न्यूज ये, 120 का मतलब हम बहुत पीछे हैं एसडीजी के गोल को अचीव करने में। हालांकि सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन बात यही है ना कि 120 से जो पहले वाले देश हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। ओके, तो हमें और ज़्यादा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। तभी तो आप देखते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी की समस्या है, हंगर की समस्या है, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, उसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन है, वुमेन इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, लाइफ बिलो वाटर वो भी प्रभावित हो रही है। ओके, तो आप चीज़ें लिंक करिए, मज़ा आएगा। हालांकि सब कुछ खराब नहीं, कुछ चीजें सही भी चल रही है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता मिशन, ये सब इनिशिएटिव ले रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और सोलर पैनल्स को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद देखिए
एलईडी बल्ब को प्रमोट किया गया कि भाई एलईडी जो है वो कम पावर कंज्यूम करती है, तो इससे आपका फॉसिल फ्यूल का जो भी डिमांड है थोड़ा कम होगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा चीजें फिर। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमने बताई। अब चलते हैं कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर भी हम आपको एक चीज बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति घर बनाता है, तो जब तक उसका बेस मजबूत नहीं रहेगा वो घर कमजोर रहेगा। भाई कोई हवा चली टूट जाएगा, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो पिलर या बेस मजबूत होना चाहिए घर का। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको इस एग्जाम में एस करना है, आपको इंटरलिंकेजेस सीखनी है, तो आपका पिलर क्या है? आपका पिलर है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ आप लिंक करने जानने चाहिए, एक सब्जेक्ट का लिंकेज दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का टॉपिक का चौथे टॉपिक में। लिंकेजेस जितना होगा, जितना एग्जाम्पल्स आप डाइवर्स रखेंगे, उतना आपका आंसर रिफ्लेक्ट होकर आएगा। और हमने आंसर इवेल्युएशन जो वीडियो बनाया है टॉपर्स का, उसमें ये बताया भी है कि टॉपर्स यही करते हैं, कीवर्ड को उठाया लिख दिया, एग्जाम्पल्स लिख दिया, कुछ डाटा याद थे तो डाटा को इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे में उन्होंने ऐसा ही किया। आप वीडियो देखिए, जाके समझिए, सीखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, मस्त मगन होगा। तो खुले माइंड के साथ आप चीजों को सीखिए, ऑब्जर्व करना, कलेक्ट करना, ग्रैस्प करना। तो जैसा कि पिलर होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी आपका पिलर है, जिसको हम कोर एलिमेंट कह सकते हैं। कि भाई इन कोर एलिमेंट्स पर काम करते हैं, और अगर इन पर हमने सुधार कर लिया तो फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसको हासिल भी करेंगे। तो क्या है कोर एलिमेंट? 3 कोर एलिमेंट्स हैं। पहला कोर एलिमेंट है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा सोशल सस्टेनेबिलिटी, तीसरा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब इसको आप ऐसा ना मान ले कि 1 2 3, नहीं, ये मिक्स है, 1 2 3 कहीं पर भी आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस हम करते हैं, तो इससे सोशल सस्टेनेबिलिटी भी बूस्ट होगी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी बूस्ट होगी। अगर हम इकोनॉमिक पर फोकस कर रहे हैं तो ये दोनों होगा, अगर हम सोशल पर कर रहे हैं तो ये दोनों होगा। मतलब इंटरलिंकेजेज है, एक का बेनिफिट दूसरे में, उसके रिवर्स कर दीजिए, एक का नुकसान दूसरा में, दूसरा का नुकसान तीसरा में। ठीक है, तो अगर एसडीजी गोल्स हासिल करना है तो इन सब पर फोकस करिए। और सवाल अब ये उठता है कि भाई क्या है ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, क्या है ये? तो एक एक करके समझते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि भाई जो इन्वायरमेंट का, नेचर का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशंस डिमांड फ्रॉम द ह्यूमन, तो उसको बैलेंस किया जाए। सिंपल सा कंक्लूजन है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस हो। जैसे आप इस बात को समझिए कि एक समय था जब फॉसिल फ्यूल्स काफी ज्यादा यूज किए जाते थे फॉर वेरियस एक्टिविटीज, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और आप देखेंगे कि जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं आज वो डेवलप्ड कहला रहे हैं, आज वो इंडस्ट्रियली डोमिनेटेड कंट्री है, क्योंकि इन्होंने खूब सारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया, कोल का इस्तेमाल किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया, और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा, सप्लाई चेन मजबूत किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी बूस्ट हो गई। लेकिन इन्होंने क्या नुकसान कर दिया? इन्वायरमेंट का नुकसान कर दिया। ग्रीन हाउस गैस इमिशन काफी ज्यादा इन्होंने रिलीज करवा दिया, जिसका इम्पैक्ट आज हम क्लाइमेट चेंज के रूप में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट झलक जा रहा है। इंडिया में देखिए हर साल कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी आते रहती है। उसके बाद लीबिया में जो फ्लड्स आया, आप ऐसे एग्जांपल्स लिंक करिए, लीबिया में फ्लड्स आया। फिर आप देखिए कि अभी जो
एक नेपाल में भी अर्थक्वेक आया था, भयावह अर्थक्वेक आया था। तो आप ऐसे एग्जांपल्स लिंक करेंगे, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब भाई एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर को कम करना है, साथ के साथ प्रिजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। और इसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप कंसेप्ट को एलोबरेट करिए। रिन्यूएबल एनर्जी का नाम आपने सुना होगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, ओके। साथ के साथ जो कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है लाइक मेट्रो, ये सब आ रहा है, फीडर बस सर्विसेज आ रही है। तो इससे भी क्या होगा कि इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट कम होगी और हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि भाई समाज के कोई भी व्यक्ति हो, मार्जिनलाइज्ड हो, महिलाएं हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, इन सब को भी साथ लेकर चलना है। इन सब को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस का हिस्सा बनाना है। ऑलरेडी इन्होंने काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, गरीबी फेस किया। तो भाई हम ऐसे फ्यूचर में नहीं जाना चाहेंगे ना, जहां एक तरफ हैव हो और एक तरफ हैव नॉट हो, जहां पर रिच हो और एक तरफ पुअर हो, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन एक तरफ हो और दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन हो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे फ्यूचर को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेकार है, उसको रखने का कोई मायने नहीं होता है। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ जेंडर पैरिटी, साथ के साथ जो विभिन्न कम्युनिटीज के कल्चर्स है उनका प्रोटेक्शन। तो आप देखेंगे हमारे देश में जो ट्राइबल एरियाज है उनको ऑटोनोमस पावर्स दिए जाते हैं और ऑटोनोमस रीजन के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर सके। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। तो अल्टीमेटली जस्ट एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर से एक ये कीवर्ड आ गया, जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है। सिर्फ जस्ट नहीं, इक्विटेबल, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी। अब हेल्थ केयर में क्या है कि भाई आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर क्या क्वालिटी आती है। लोगों के पास पैसे की दिक्कत है, इसलिए वो चाहते हैं गवर्नमेंट में जाए, कुछ हॉस्पिटल को छोड़कर, एम्स सबको छोड़कर। लेकिन मेजोरिटी तो वही होती है कि भाई पैसे की दिक्कत है तो चलो सरकारी में चले जाते, नहीं तो पैसे रहेंगे तो लोग प्राइवेट में आएंगे, क्योंकि सुविधाएं मिल जाती है, बेटर फैसिलिटी है, बेटर ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो भाई इन सबको दूर करना पड़ेगा, तभी जाके हम एसडीजी गोल को अचीव कर सकेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि जब हम एसडीजी गोल की बात करते हैं तो आप सिर्फ इन्वायरमेंट 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 मत करिए। इसमें इन्वायरमेंट के अलावा भी बहुत सारे गोल्स हैं। गरीबी हटाना एक गोल है, हंगर मिटाना एक गोल है, माल न्यूट्रिशन खत्म करना एक गोल है, फिर लाइफ बिलो वाटर को प्रोटेक्ट करना भी एक गोल है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज प्रमोट करना वो भी एक गोल है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए तो मैंने आपको बताया कि जो 17 गोल हैं ये बेसिकली यूपीएससी के सिलेबस ही हैं। और इसलिए मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसको कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन सब में यूज कर सकते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट जनरेट करने में मदद करेगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें भी सस्टेनेबल कंसेप्ट को जोड़ दे। यानी कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री है जो फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है, बहुत सारे इंडस्ट्री है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पता चला थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, खूब ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन करते हैं। तो भाई इसमें कुछ चेंजेस करना है। हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट कर सकते हैं, हम कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्निक लगा सकते हैं ताकि कार्बन को कैप्चर कर दिया जाए, एटमॉस्फेयर में रिलीज ही होने ना दिया जाए। साथ के साथ एग्रीकल्चर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ला सकते हैं, ठीक है।
हम इरिगेशन के माध्यम से भी वाटर के एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सकते हैं, लाइक ड्रिप इरिगेशन, लाइक स्प्रिंकल इरिगेशन, रेदर की भाई बाहर पानी ही बहा दो पूरा, ठीक है। तो ऐसे करके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर भी हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथ के साथ आप देखिए, इन्वेस्टिंग इन एंड फेयरली एलोकेटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेस with the aim to eliminate poverty in various manifestation। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, तो आप जरूर हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लिंक कर पा रहे हैं आप, उसके साथ साथ आपको मजा भी आ रहा है। तो आपसे एक गुजारिश है फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, आप हमारे यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, आई थिंक कि 31 रुपया ही है। तो आप हमारे इस मेहनत को कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का नाम दे सकते हैं। और अगर आप वहां पर नहीं तो हमारा यूपीआई आईडी है manish.raj7530@OKICICI। तो वहां पर भी आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा भी कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा, हम और आपके लिए मेहनत करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जरूरत क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? तो एक तो बात हम ऐसे ही आंसर दे दें कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो एसडीजी कहाँ से पूरा होगा, गरीबी कहाँ से हटेगा, माल न्यूट्रिशन कहाँ से दूर होगा, इक्विटेबल सोसाइटी कहाँ से बनेगी, रियल और पुअर, रिच और पुअर के बीच गैप कब खत्म होगा, इनइक्वालिटी कब खत्म होगी, ये सब कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे अपने आप। लेकिन हमें ऐसे सुपरफिशियल आंसर नहीं लिखने हैं ना, हमें थोड़ा सा इसको ओरिएंट करके आंसर लिखना है। हालांकि ये सब पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से लिखने आना चाहिए। तो आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द वेल बीइंग ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो इसको हम थोड़ा डिमार्केट कर लेंगे। एक तो है इन्वायरमेंटल चैलेंजेज हमें दिखती हुई नजर आ रही है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे आप देखिए, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, मतलब डिमांड ज्यादा रिसोर्सेज का लेकिन सप्लाई कम है। तभी तो आप देखते हैं जो हमारा अर्थ ओवरशूट डे है वो और धीरे 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 पीछे शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब हम जो है काफी ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले रहे हैं एक साल में, जितना टाइम पर जो अर्थ है, जो नेचर है, वो उसे जनरेट कर ले रही है, पहले ही कंज्यूम कर ले रहे हैं जितना नेचर एक साल में जनरेट कर रही है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आप लिखेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए, जो फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है, वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। तो कल को ये भी हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन खरीदना पड़ जाए, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा डेंस हो जाएगी, तो आपको ऑक्सीजन मास्क लेके चलना पड़ेगा। एक शायद एडवर्टीजमेंट भी आया था, या फिर एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला था टीवी पर या फिर मोबाइल यूट्यूब पर, शायद आपने देखा होगा कि भाई जो भी बंदे हैं भले ही 10G 20G की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा कर रखें। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है ना। तो गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा था। तो एक तो ये है। दूसरी बात है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रही है बाय द क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन। ये वही बात है, बस थोड़ा घुमा फिरा कर बताया गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैप आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, इसलिए हमें सस्टेनेबल की जरूरत है। और यहाँ पर देखिए, नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्केर्स या वाटर स्ट्रेस्ड एरिया बाय 2025। तो 2025 भाई कब है? एक साल बाद ही तो है। 2/3 पॉपुलेशन मायने रखता है भाई। यही तो बात हो गई ना, बिटवीन हैव एंड हैव नॉट। डेवलप कंट्रीज के पास पैसे हैं, रिसोर्सेस हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है, लेकिन फेस कौन करता है? लीस्ट डेवलप, पुअर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की समस्या विकराल होती जा रही है। जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है उस प्रकार से तो यही लग रहा है कि पेरिस क्लाइमेट का जो टारगेट है
कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री पर लिमिट कर देना है, वो भी हासिल नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट बहुत ही दूर तक जाएगा, बहुत ही डाइवर्स सेक्टर पर होगा और हो भी रहा है। इंडिया भी इसका एक विक्टिम है। एक्सटेंसिव साइक्लोन आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन बढ़ गई है और अनप्रिडिक्टेड रेनफॉल है या फिर एसिमेट्रिक रेनफॉल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। फिर देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमने बता ही दिया है। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रही है, जैसे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो पेड़ें काटे जा रही हैं। ओके, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियां आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में बढ़ गई है। फिर आप देखिए कि उसके कारण जो इमिशंस निकल रहे हैं उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है। फिर आप देखिए प्लास्टिक्स ओशियन में जा रहे हैं और जो आपके मेराइन लाइफ है वो प्रभावित हो रही है। प्लास्टिक्स व्हेल मछली के पेट के अंदर से बाहर निकलती है। फिर कोरल्स का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ऐसे करके आप चीजों को समझिए, लिंक करिए, मजा आएगा। उसके बाद देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स भी है, क्योंकि एसडीजी गोल में क्या बोला गया है कि भाई गरीबी हटाओ, हंगर हटाओ, खत्म करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से ही वो कम हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। हालांकि पॉवर्टी हटाना और इनइक्वालिटी खत्म करना भले ही हम बोल देते हैं, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। अगर इतनी आसानी से इसको हम हटा सकते थे तो पास्ट से लेके प्रेजेंट, मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आया है, मान के चलिए कि 18th सेंचुरी जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ठीक है, तब से लेके आज तक आपका इनइक्वालिटी खत्म ही नहीं हो रहा। हर बार रिपोर्ट में देखते हैं बढ़ते जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है। जो टॉप 1% ऑफ द ग्लोबल रिच है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स अपने अंदर रखे हुए एज कम्पेयर टू द बॉटम पॉपुलेशन। ये सब रिपोर्ट सुनते हुए दिखता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो समस्या है वो समाधान होने के बजाय विकराल रूप ले रही है? बस हम लोग बातों पर आश्रित है, लेकिन चीजों में सुधार नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आप सोचिए, इस पर आप ही सोचिए। हम बोलेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग होगा, आप अपना पर्सपेक्टिव हमें जरूर बता सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब बढ़ाना है तो फिर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी सबको कम करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ एंड वेल बीइंग को इंश्योर करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लीन एयर हो, क्लीन वाटर हो, सैनिटेशन हो, तभी जाके हेल्थ भी रहेगा और वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी फुलफिल करने के लिए जरूरी है। उसके बाद है इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस में आप जो हमने 3 पिलर्स बताए ना, वो सब इंटरकनेक्टेडनेस है। यानी कि एक पर अगर खतरा आता है तो दो ऑटोमेटिकली खतरे में आ जाएंगे। तो उसको भी ठीक करने के लिए जरूरी है, उसको भी बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। और एक अच्छा पॉइंट हमने आपको बताया था कि जो कल्चरल हैबिटेट है, इट इज एक्सपेंडिंग एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। कल्चरल हैबिटेट मतलब जो मानव का एरिया है, मानव के एरिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। हम अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल हैबिटेट था, जंगल, घास, फॉरेस्ट, स्पीसीज, वो सब तो खत्म हो जा रहा है ना। तो जो प्रकृति ने हमें अर्थ दिया था विथ रिच इन ग्रीनरी एंड बायोडाइवर्सिटी, आज उस प्राकृतिक अर्थ को हम मानवीय अर्थ के रूप में तब्दील कर रहे हैं, है कि नहीं है? देखिए ना आप, जो आपके अर्बन सिटीज है वहां पर कहाँ आपको जमीनें दिखती है? अगर पार्क छोड़ दें तो जमीनें कहाँ दिखती है? सॉइल्स नहीं दिखती है। क्या है ये? कल्चरल हैबिटेट। ओके, उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, मतलब हमें आने वाले समय में ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना है, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सस्टेनेबल हो
इसलिए भी हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है, कंक्लूजन में जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो कीवर्ड है और उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जैसे आप देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है वो अनडिनाएबल है, इसको नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारा हेल्दी प्लैनेट आएगा, एक कीवर्ड, इक्विटेबल सोसाइटीज आएगी, दो कीवर्ड, प्रॉस्पेरस फ्यूचर होगा, तीसरा कीवर्ड, और एक साथ जब हम साथ में वर्क करेंगे नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ, तो फिर हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ भैया लो, हमने आपको सौंपा और आपको अच्छे कंडीशन में अर्थ दिया, अब आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा आप उसको भी अच्छे तरीके से ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। and that benefit the current and future generation, addressing the climate change, preserving biodiversity, promoting social well-being। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है कि आराम से आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइक पॉवर्टी एंड हंगर को दूर करना है, कम करना है तो जरूरी है, SD। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करना है, जहाँ पर इनइक्वलिटी ना हो महिलाओं और पुरुष के बीच में, इन टर्म्स ऑफ द डिग्निटी, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो SDG को प्रमोट करना जरूरी है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ महिलाओं से ही आप नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर आप जोड़ेंगे और भी जो वल्नरेबल सेक्शन है, गरीब हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो आपके SC एंड ST पॉपुलेशन है, इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ है और आज भी इनका जो शेयर है अच्छे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बड़े बड़े बिजनेसेस में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि आज भी अपने ट्रेडिशनल वर्क्स से ही जुड़े रहते हैं, ये वहां से उठ नहीं पाते हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, इसलिए इंसेंटिव दिया जाए, पॉजिटिव एफर्मेशंस किए जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ये समाज के ऊंचे पायदान पर पहुंचे फ्रॉम द लोअर पॉइंट, ये होता है। उसके बाद देखिए, जेंडर इक्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सब कीवर्ड है, बस आपको लिखना है, कंसेप्ट तो आपको पता ही चल गया होगा। और बेटर है कि अगर आप एग्जांपल्स को लिंक करते जाएं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में आएंगे अगर आप सोचेंगे इन सब कंपोनेंट्स के ऊपर, तो आप उसको इंसर्ट करते जाएं, मजा आएगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। उसके बाद देखिए, ग्लोबल पार्टनरशिप मैनेजमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई ये सब जो मुद्दा है ना, ये किसी एक स्टेट का या एक देश का तो है नहीं, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा ग्लोबल मुद्दा है भाई, तभी तो नुकसान किया डेवलप्ड कंट्रीज ने, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दोनों को, डेवलपिंग को भी। और डेवलपिंग की समस्या अपनी है भाई, वो डेवलपमेंट पर फोकस करे कि इन्वायरमेंट पर फोकस करे, वो ग्रोथ पर फोकस करे कि भाई ग्रीन और क्लीन पर फोकस करे, समस्याएं तो है ही। इसलिए जरूरी हो जाता है कि डेवलप कंट्रीज वो मदद करे डेवलपिंग कंट्रीज को, टेक्नोलॉजी देकर, फाइनेंशियल एड देकर, आइडियाज देकर, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करके बहुत सारे तरीके से मदद किए जा सकते हैं। तो ग्लोबल पार्टनरशिप मैनेजमेंट होना जरूरी है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ओके, तो ये सब बातें हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई 17 गोल डिसाइड किए गए हैं, 2030 तक अचीव करना है। लेकिन एक समस्या ये है इसकी कि बाइंडिंग टारगेट नहीं है, यानी कि अगर नहीं भी अचीव होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन यही सब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो कंट्रीज है वो रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई टारगेट बाइंडिंग ही नहीं है तो क्यों पचड़े में पड़ना, क्यों अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पर लात मारना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एस्पिरेशन है, देशों को लगता है कि भाई इस पर खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे जो है
इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हो सकता है, इसलिए बाद में देखेंगे, इसको टाल दिया जाता है। तभी तो आप देखेंगे कि धड़ाधड़ डिफोरेस्टेशन होता है, धड़ाधड़ रोड कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब ये बुरी बात नहीं है कि रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे आप देखिए रोड हमने बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ बगल में आसपास में पेड़ लगा दिया, कहीं और खुले जगह पर हम पेड़ लगा दे रहे हैं, या फिर उसके जगह पर कोई दूसरी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एक्टिविटीज कर दे रहे हैं, तो एक का इम्पैक्ट दूसरे जगह हम उसको फुलफिल कर दें, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ब्लूप्रिंट है ना, वो रियो द जेनेरियो कॉन्फ्रेंस +20 यानी कि 2012 में जो रियो में यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, जिसको 2015 से 2030 तक इम्प्लीमेंटेशन पीरियड दिया गया। अब बात करते हैं कि स्टेटस क्या है भारत की। तो यहाँ पर जो डाटा है थोड़ा पुराना है, हम चाहेंगे कि जो हमने वो जो एसडीजी रिपोर्ट 2023 वाला डिस्कस किया, आप उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे, या फिर जो नया रिपोर्ट आएगा वो अब आने ही वाला होगा, तो आप उससे भी अपडेट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से आप कोट करेंगे। ठीक है, तो एसडीजी या रिपोर्ट्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं होता है, मेंस के लिए भी आप यूज करते हैं, इसलिए रिपोर्ट्स के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, तो आप उसे पढ़िए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंस के लिए यूज हो सकते हैं आप उसे यूज करिए, लिख लीजिए अलग से कॉपी में, अच्छा होगा। हालांकि विजन आईएएस के मैगजीन में हम ये सब तो डिस्कस करते ही है, तो अगर आपका माइक्रो नोट्स बन जाएगा तो वो बेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, एसडीजी गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है, जरूरत क्या है समझ लिया, एसडीजी क्या है समझ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है समझ गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या चैलेंजेज आती है। भाई चैलेंजेज ही है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही दिक्कत आती है कि भाई ये कोई लीगल बाइंडिंग गोल नहीं है, बस टारगेट दे दिए गए, देशों को पूरा करना है, कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो देश रिलैक्स हो जाते हैं, देश अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, एक तो वो फैक्टर हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ अन्य फैक्टर हैं जो इसमें दिया गया है, बाकी उसके अलावा भी हम कुछ अन्य फैक्टर्स पर बात करेंगे, तो आप चिंता ना करें ताकि आपका आंसर डाइवर्स हो। तो एक आप देखिए, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लगिश है, तो जो हमारा एसडीजी गोल्स को मीट करना है तो क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और पैसा चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। लेकिन आप देखिए ग्लोबल ग्रोथ जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ किस रेट पर ग्रो कर रहा है, 0.36% से ग्रो कर रहा है, जबकि अगर हमको एसडीजी टारगेट अचीव करना है तो 2.5% के ग्रोथ चाहिए। अब क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा आएगा तभी हम रिन्यूएबल में प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, पैसा आएगा तभी हम आर&डी पर खर्चा कर सकते हैं, पैसा आएगा तभी हम माल न्यूट्रिशन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बाय गिविंग डाइवर्स वैरायटी ऑफ डाइट्स, बाय हेल्पिंग द पुअर टू गेट एम्प्लॉयमेंट, बाय हेल्पिंग द पुअर टू गेट स्किल्ड। ठीक है, तो इसलिए पैसा का भी रोल है। ओके, और फिर एक और दिक्कत है कि जो कोविड-19 की पैंडेमिक आई, इसने जो भी प्रोग्रेस थे एचडीसी पर, उस पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी चल गई, जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए, और गवर्नमेंट पर लोड एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि एक तो वैक्सीन के लिए भाई पैसे खर्च करो, दूसरी बात पैसे सरकार को आ नहीं रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज शट डाउन हो गई थी, इसलिए उस समय आपने देखा होगा कि इंडिया का भी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया था, डिक्लाइन हो गया था, जबकि पहले प्रोग्रेस हो रहा था, प्रोग्रेसिंग था इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, लेकिन सडन डिप आ गया यहाँ पर। ठीक है, शायद -7.3% का डिप आया था। ओके, उसके बाद है यूटिलाइजिंग लीनियर एक्सट्रापोलेशन। ये लीनियर एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? लीनियर एक्सप्लोइटेशन आप ऐसे समझिए, एक्सप्लोइटेशन नहीं है, पहली बात तो ये एक्सट्रापोलेशन मतलब जो डाटा हमें मिलता है, जो डाटा हम गैदर करते हैं, लेट्स से कि हमारा एसडीजी गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने डाटा इकट्ठा किया, तो उस डाटा के माध्यम से हम प्रिडिक्ट करें कि एक्चुअल में जो हमारे गोल है वो कब
अचीव होंगे और जो गैप है बिटवीन एक्चुअल प्रोग्रेस एंड द एक्सपेक्टेशन और द गोल दैट वी हैव डिसाइडेड, तो कब जाके फुलफिल होगी, कब जाके ये डिस्पैरिटी या गैप खत्म होगा। और अगर गैप ज़्यादा है तो हम अपने जो एक्टिविटीज है, जो कमिटमेंट्स है, उसको तेज कर दें। ठीक है, ये होती है आपकी लीनियर एक्सट्रापोलेशन। उसके बाद है अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स। कुछ कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हमने एसडीजी में कर दिए हैं जो अनरियलिस्टिक लगते हैं। जैसे आप देखिए, पोवर्टी को खत्म करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, हंगर को नष्ट करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई पास्ट में रिसोर्सेज तो बहुत थी, नेचुरल रिसोर्सेज भरी पड़ी थी, पॉपुलेशन भी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय गरीबी थी, फिर भी उस समय माल न्यूट्रिशन था, फिर भी उस समय हंगर थी कि नहीं थी। और तब से लेके अब तक लड़ाइयाँ चलती ही जा रही है रिसोर्सेज को लेकर, एरिया को लेकर। और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की सिचुएशन आगे भी चलती जाएंगी। तो अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल चैलेंजेज है। बहुत सारे देशों के पास पैसे नहीं होते हैं टू इम्प्लीमेंट एसडीजी गोल्स इफेक्टिवली। इसलिए आप देखेंगे मोस्टली जो एसडीजी के रैंक होते हैं उसमें अच्छे रैंक इनके आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज सबके ही आते हैं, क्योंकि पैसा भी है और इनोवेशन टेक्नोलॉजी भी उन्होंने कर रखा है, तो अच्छे रैंक आते हैं, पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, ये बातें हैं। उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आ जाता है कि एक तो ये है कि ये ग्लोबल लेवल पर मॉनिटर करना पूरा अच्छा डाटा सेट के साथ, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो देश है वो बाहर डाटा भी पेश कर सकते हैं। अब ये जो कंपाइल करते हैं एसडीजी रिपोर्ट को, तो भाई वो तो देश के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या डाटा दी गई है उसी से निर्धारित होता है, कोई कोई देश बायस भी कर सकता है। ओके, तो मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू। फिर नेशनल लेवल पर भी इशू आ जाती है। हालांकि आप देखिए कि नेशनल लेवल पर नीति आयोग भले ही एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालती है, लेकिन वो भी होलिस्टिक डाटा थोड़ी ना कलेक्ट करती है। विलेज लेवल पर क्या कुछ इश्यू है, प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन मॉनिटर करने के। तो बॉटम अप अप्रोच की कमी दिखती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच हमें दिखता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच करेक्ट मेजरमेंट तो नहीं ही देता है। ओके, अब बात करते हैं इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं टू अचीव द एसडीजी टारगेट्स। और ये जो इनिशिएटिव्स है ना, यहाँ पर तो चलिए ग्लोबल इनिशिएटिव दिया गया है, नेशनल लेवल पर क्या है वो सब हम देखेंगे, लेकिन आप अन्य इनिशिएटिव्स को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने, ये तो बहुत कम है। हालांकि मैंने शायद और कुछ आपको चैलेंजेस बताए नहीं। हाँ देखिए, लैक ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। जैसे आप देखिए कि जो यूएसए है वो पेरिस एग्रीमेंट से एक बार बाहर हो गया था, भाई हम नहीं मानते क्लाइमेट चेंज को, हम तो भाई ग्रोथ करेंगे, हम तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, हम नहीं मानते हैं। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात आती है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी है, तो भाई जो गरीब देश है वो पता चला आरएनडी में ही पैसे लगा दे, तो फिर जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा उसको फिर कैसे फीड करेंगे, है ना। तो एक तो ये है कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए, हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और एक और चैलेंज है कि बाइंडिंग टारगेट्स तो है नहीं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं विभिन्न देश। उसके बाद देखिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है टू अचीव द एसडीजी टारगेट। एक है आपका ग्लोबल लेवल पर। ग्लोबल लेवल पर आप देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, जिसमें क्या है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, ग्लोबल वार्मिंग होने नहीं देना है। कोशिश रहेगी कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर राइज को लिमिट कर दिया जाए, उससे ज़्यादा क्रॉस ना होने दिया जाए। ओके, और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये जो है एसडीजी के टारगेट 13 को एक प्रकार से फुलफिल करेगी। और एसडीजी 13 का क्या है आपका क्लाइमेट एक्शन। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशिएटिव के साथ आप एसडीजी के टारगेट को लिंक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इनिशिएटिव कौन से गोल के लिए क्या लिया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए जो सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये आपका एसडीजी 11 को अचीव करने में मदद करेगा। दैट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है, नाम से पता चल रहा है कि किस प्रकार से डिजास्टर को कम करना है, डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करना है, ह्यूमन पर इम्पैक्ट कम हो,
इसकी बात करता है कैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो। और आजकल तो डिजास्टर बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद रिस्क रिडक्शन किया जाए और अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम ना बहुत मजेदार चीज है, जिससे ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल निभा रही है। कि भाई घटना घटेगी उससे पहले हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर साइक्लोन बन सकता है, यहाँ पर आंधी तूफान तेज आ सकती है, यहाँ पर लू आ सकता है, यहाँ पर कोल्ड वेव चल सकती है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का काफी अच्छा बेनिफिट हम यूज कर रहे हैं, और थैंक्स टू द इसरो देयर सैटेलाइट्स जो इन सब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में अच्छा मदद कर रही है। उसके बाद देखिए ग्लोबल गोल्स प्लेटफॉर्म। तो ये जो आपका SDG है ना, SDG 17, इसमें बेसिकली टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल गोल्स प्लेटफॉर्म। इसमें क्या बताया जाता है कि जो विभिन्न देश हैं वो क्या क्या सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस कर रही हैं टू अचीव देयर SDG टारगेट्स, आइडियाज, इनोवेशंस वो साझा किए जाते हैं ताकि विभिन्न देश इसका इस्तेमाल करके वो अपने देश में भी इसे लागू कर सके। तो आप समझिए इंगेजमेंट अमंग द गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड सिविल सोसाइटी। तो नॉलेज शेयरिंग सबको फैसिलिटेट करता है। नेशनल लेवल पर क्या है, तो नेशनल लेवल पर आप देखेंगे कि कुछ स्कीम्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या है, इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक समय होता था जब महिलाओं के खुद के अकाउंट नहीं होते थे, तो जब अकाउंट नहीं है तो ना वो लोन ले सकती है, ना उनके नाम पर कुछ स्टार्टअप्स होगा, जमीनें भी नहीं होती थी उनके नाम पर, तो हमेशा वो बैकवर्ड रह जाती थी, वो फ्रंट लीड ले ही नहीं पाती थी। ठीक है, और कुछ पैसा भी लेना होता था चलो बिचौलियों से, मनी लेंडर से लेना पड़ रहा है, और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते थे। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, इसने कहीं ना कहीं SDG गोल 1 दैट इज नो पॉवर्टी और SDG गोल 10 दैट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसको अचीव करवाने में मदद कर रहा है। कैसे, मैंने आपको बताया, एक तो वो एग्जांपल हुआ। दूसरी बात देखिए आप कि भाई कोई गरीब व्यक्ति है, मान के चलिए उसके फैमिली में एक्सीडेंट हो गया, तो जो जन धन योजना है ना, ये एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस भी देता है। तो एक गरीब परिवार और कुछ दिक्कतें हो गई, हेल्थ इश्यू हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो भाई उसके इलाज में तो पैसे लग जाएंगे ना, पैसे लग गए, मान के चलिए 2-3 लाख रुपए लग गए, तो भाई उसके लाइवलीहुड का क्या होगा, फिर घर कैसे चलेगा। और खुदा ना खास्ते वो जो बंदा है या महिलाएं हैं वो ब्रेड विनर हो, वही पैसा कमा के लाता हो, एक्सीडेंट हो गया, क्या समस्याएं आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव कहीं ना कहीं अच्छे से मदद करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो करते ही है बाय हैविंग बैंकिंग सर्विसेज, और इंश्योरेंस एक्टिविटीज सब भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफर आ जाता है पैसे, तो बिचौलियों से निपटा जा सकता है, जो बीच में ही पैसे खा जाते थे, बेनिफिशियरी को पैसे नहीं मिलता था। उसके बाद आयुष्मान भारत का इनिशिएटिव देख लीजिए, 5 लाख पर फैमिली का जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट। ओके, तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के गोल को अचीव करने में एक अच्छा कदम है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द हेल्थ इनइक्वालिटी। यहाँ पर खास बात यह भी है कि जो प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर भी गरीब इलाज कर सकते हैं। ठीक है, पैसे गवर्नमेंट देगी। फिर आप देखिए स्किल इंडिया इनिशिएटिव, स्किल इंडिया मिशन, जो कि आपका SDG गोल 8 को फुलफिल करता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कहा जाता है ना कि नॉलेज कम हो लेकिन स्किल अगर जबरदस्त हो तो भी आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। नॉलेज भर भर के है लेकिन स्किल की कमी है, एक्सप्रेस करने की कमी है, तो फिर आप मात खा जाएंगे, आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स में मात खा जाएंगे फिर, है ना। तो स्किल इंडिया मिशन चलाने का यही मकसद है, और भी बहुत सारे स्किल मिशन चलते हैं डिफरेंट फील्ड के लिए। अब तो AI जैसे इनिशिएटिव आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सब के फील्ड में भी स्किलिंग होती है तो अच्छे से पैसे कमाए जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, गरीबी खत्म करने में, कम करने में मदद करेगा। पैसे हैं तो फिर अच्छे अच्छे डाइट खाया जा सकता है, फल फ्रूट खाया जा सकता है,
महिलाओं को जो अनीमिया की शिकायत होती है वो भी दूर हो सकता है। उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिस्टम है दैट अलाइंस विद द एसडीजी 5 दैट टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वलिटी, एसडीजी 4 दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि राइट टू क्वालिटी एजुकेशन है? बिल्कुल नहीं है। तभी तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोचिंग से उतनी ज़्यादा फ्लरिश हो रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूल सब में अच्छे पढ़ाई या शिक्षा दिए जाते, शुरुआत के मैं बता रहा हूँ अप टू क्लास 12, बाकी तो जब पास होता है तो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही एस्पिरेशन बच्चे रखते हैं, आईआईटी एम्स सब में जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब आपका बेस ही वहाँ पर कमज़ोर हो गया तो फिर बाद में तो स्ट्रगल पे स्ट्रगल ही फेस करना पड़ेगा उन्हें। जो बेस उनका नहीं बना, आगे चलकर उन्हें वो बेस मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर आगे एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अगर आपने शुरुआत में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की तो आगे वो चैलेंज आएगा, और जब तक आप उस चैलेंज को दूर नहीं करते हैं तब तक आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना है दैट अलायंस विद एसडीजी गोल 7 दैट टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर आपका स्टार्टअप इंडिया है जो आपका एसडीजी गोल 9 को फुलफिल करने में मदद करता है दैट टॉक्स अबाउट इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है दैट सपोर्ट्स एसडीजी गोल 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ओके, ये सब कुछ एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, लेटेस्ट के स्कीम के नाम लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी स्कीम्स है अगर मेंस में उसको इंटीग्रेट करना है तो आप ऑब्जेक्टिव और स्कीम साथ के साथ लिख ले 2-3 लाइन में बहुत सारे स्कीम्स, और फिर आप उसको कहीं कहीं अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करते चले, वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। उसके बाद अब हम कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2023 आया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। ये जो आपका रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिलीज करती है, प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। इसमें खास बात ये हाईलाइट कही गई है कि भाई ये जो आपका एसडीजी गोल्स है ना, जो इसके अंतर्गत टारगेट रखे गए हैं, जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है उससे तो ये हो गया कि 50% ऑफ द एसडीजी टारगेट्स इज इनएडिक्वेट, यानी कि फुलफिल हो ही नहीं रहे हैं। और खास बात ये भी है कि जो 30% टारगेट्स है इट इज शोइंग नो इम्प्रूवमेंट, या फिर ये गर्त में जा रहे हैं और खराब हो रहा है सिचुएशन। तो आप समझिए, अब फिर से वहीं पर हम लौट गए कि भाई टारगेट हमने सेट कर दिया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है 100 कोस दूर हम नज़र आते हैं, 1000 कोस दूर हम पीछे नज़र आते हैं। ओके, फिर देखिए ग्लोबल चैलेंजेस जो आए हैं उसका भी इम्पैक्ट हाईलाइट किया गया है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, इसने भी कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पीछे किया है, क्योंकि मैंने बताया कि जॉब लॉस, इकोनॉमिक लॉस हुई थी जिसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा। उसके बाद देखिए एजुकेशन कंसर्न्स पर भी हाईलाइट किया गया कि बाय 2030 द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स कि लगभग 84 मिलियन चिल्ड्रन, यानी कि 8.4 करोड़ चिल्ड्रन विल बी आउट ऑफ द स्कूल, बाहर हो जाएंगे। क्यों? बहुत सारे की जॉब चली गई थी ना कोविड के दौरान, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बची नहीं, जो पैसे थे वो खर्च हो गए, ट्रीटमेंट में हो गए होंगे या फिर लाइवलीहुड चलाने के लिए हो गए होंगे। तो ये गरीब परिवार के बच्चे क्या करेंगे? या तो वो काम करने चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर जिनके पास पैसा ही नहीं हो वो स्कूल से विड्रॉ कर लिया जाता है। ओके, ये बातें हैं। उसके बाद देखिए परसिस्टेंट पॉवर्टी, मतलब गरीबी कंटिन्यू है, ये सब कुछ बातें बोली गई है। उसके बाद देखिए क्या कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। एक तो ये कि जो कमिटमेंट हमने किया है उसको फिर से रिन्यू करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, 5 साल बचा है एसडीजी गोल के टारगेट खत्म होने वाले, पीरियड खत्म होने वाला है। तो भाई रिपोर्ट में तो यही बोल रहा है कि स्टेटस सही नहीं है, तो कमिटमेंट आपको रिन्यू करना पड़ेगा, जो कमिटमेंट्स किए हैं फुलफिल करिए। टारगेटेड इंटरवेंशन होने चाहिए, मतलब जहाँ पर समस्या गरीबी की है तो वहाँ पर गरीबी से रिलेटेड कंसर्न्स को हम एड्रेस करें, जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पानी से रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई टॉप टू बॉटम अप्रोच की एक हमने पॉलिसी बना दिया और पता चला हर डिस्ट्रिक्ट में हमने पानी की समस्याओं को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। तो भाई जहाँ पानी की समस्या है ही नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या है ही नहीं, जिस राज्य में पानी की समस्या है ही नहीं,
वहाँ पर क्यों हम पैसे फालतू में खर्च कर रहे हैं। वहाँ पर पता चला कि भाई बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी पर ट्रीट करो। पता चला वहाँ पर जो है आ, आपका इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इंडस्ट्रीज पर फोकस करो, सस्टेनेबल बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म मतलब ग्लोबल कॉपरेशन होने चाहिए, ये जो आपके यूएन सब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें जो बातें डिस्कशन डिबेट सब होती है, तो इन्फोर्सिबिलिटी पर फोकस किया जाना चाहिए। ओके, और बाकी ये तो कोलैबोरेशन है, ये दो देश मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं, और वो दिखता है हमें एससीओ सब जो है आपका, क्वाड सब भी है, तो वो सब कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के चैलेंजेस को भी एड्रेस करते हैं। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो एसडीजी रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो आपका एसडीजीज है, अब थोड़ा सा न्यू स्ट्रेटजी एंड पार्टनरशिप की जरूरत है, नहीं तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। प्रिसीजन मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, और भारत कहीं ना कहीं एसडीजी इंडिया रोलेक्स भी, एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी रिलीज करता है, जो स्टेट वाइज डाटा प्रोवाइड करता है कि विभिन्न राज्य क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं एसडीजी के लेवल पर बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। उसके बाद देखिए होल ऑफ सोसाइटी वीएनआर। वीएनआर का यहाँ मतलब है वॉलेंट्री नेशनल रिव्यूज, मतलब अपने अपने देश जो है वो रिव्यू करें कि भाई वो किस लेवल पर हैं एसडीजी के फुलफिलमेंट के लिए। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, कोलैबोरेटिव एसडीजी फाइनेंसिंग होना चाहिए, मतलब उसके लिए जैसे आईएमएफ सबका सहारा लिया जा सकता है अगर पैसे की दिक्कत है टू अचीव द एसडीजी गोल्स, तो आईएमएफ सबसे सहारा लिया जा सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, एसडीजी फाइनेंसिंग के लिए। उसके बाद बैकवर्ड स्टेट पर फोकस करना अति आवश्यक है, और आप देखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कंसेप्ट जो आया कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड स्टेट्स पर ही फोकस करता है, ताकि यहाँ पर एसडीजी अच्छे से अडॉप्ट हो, मॉनिटरिंग हो, और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, विकास हो। अब आता है एक और कंसेप्ट, मिशन लाइफ। ये जो मिशन लाइफ है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैंपेन की शुरुआत की थी, इस मास मूवमेंट की शुरुआत की थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो यूएन एफ ट्रिपल सी का हुआ था ग्लासगो में, वहां पर इन्होंने ये इनोवेटिव कंसेप्ट दिया। इस कैंपेन के तहत या फिर इस मूवमेंट के तहत क्या होता है कि भाई हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम जो एक्टिविटीज डेली बेसिस पर करते हैं, उसमें हम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स को घुसा दें, ऐड कर दें, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई घर है, वहां पर पता चला 100 वॉट का बल्ब जलाया जा रहा है, क्यों भाई एलईडी लगा लो ना, एलईडी से क्या होगा, 10 वॉट का बल्ब रहेगा और एनर्जी बचेगी, एनर्जी बचेगी तो आपका भी फायदा होगा, और उधर जो कार्बन इमिशन हो रहा था भर भर के कोयला का इस्तेमाल और उसका एनर्जी प्रोडक्शन, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। पता चला ठंड का समय है, चादर और कंबल तो ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, ये भी एक इश्यू है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे हमारे लाइफ स्टाइल है जो इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, तो उसको हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बना दें, ये है आपका मिशन लाइफ का गोल। बहुत सारी चीजें आती हैं, आप भी माइक्रो लेवल पर सोच सकते हैं, इसको अपने लाइफ स्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ब्रश कर रहे हैं, पता चला कि भाई नल चालू छोड़े हुए हैं, पानी गिर रही है, कोई फायदा नहीं पानी गिरने से, लेकिन बस मजा आ रहा है, अनअवेयर है उस इवेंट के बारे में। बहुत सारी चीजें आती है इसके अंतर्गत, एफोरेस्टेशन भी आता है, ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट आप याद रख सकते हैं, इट एम्स फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ ऑल इंडियन विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज टू बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली बाय 2030, मतलब 2028। ओके, अब एक जो आपका लास्ट कंसेप्ट है लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, इसको हम कंसेप्ट से ही बता देते हैं आपको। जैसे आप देखिए कि अगर आपको एसडीजी गोल हासिल करना है, अचीव करना है इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर टारगेट बनाते हैं, जो विभिन्न देश है वो एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम अपने अपने देश में एसडीजी गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझिए इंटरनेशनल लेवल पर एसडीजी गोल कब फुलफिल होगी, कब कमिटेड होगी, जब एक एक देश
अपने गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, अपने टारगेट को अचीव करेगा। ये है। अब बताइए जो देश है, अब हम देश के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स से इंडिया है, इंडिया जो है एसडीजी गोल को अचीव करने का प्रयास कर रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, एक हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान, तीसरी तरफ चाइना, चौथी तरफ यूएसए। अगर ये सब देश, जो भी अन्य देश है उसका मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, आप मान के चलिए सारे देश हैं, अगर अपने अपने देश में अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले तो एसडीजी गोल को अचीव किया जा सकता है। ओके, जैसे इंडिया कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पता चल रहा है टेररिज्म प्रमोट कर रहा है कि नहीं है। वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा है कि इन्वायरमेंट का क्या ही ध्यान देगी। तो ऐसे में क्या है, इंडिया तो प्रोग्रेस कर रहा है, पता चला पाकिस्तान नहीं। उसी प्रकार से दूसरा देश तो कर रहा है, तीसरा देश नहीं। तो ऐसे में इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या पूरा हो पाएगा? क्या गोल अचीव हो पाएगी? नहीं। तो तात्पर्य यही है, कहने का मकसद यही है, पर इंटरनेशनल गोल को अचीव करने के लिए नेशनल लेवल पर गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। अब नेशनल लेवल पर अचीव करने के लिए हमें और नीचे जाना पड़ेगा, स्टेट लेवल पर जाना पड़ेगा। हमारा देश में अगर एसडीजी अच्छा करना है तो राज्यों के लेवल पर एसडीजी अच्छा करना पड़ेगा, राज्यों के लेवल पर गरीबी दूर करनी पड़ेगी, राज्यों के लेवल पर इनकम सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, राज्यों के लेवल पर ग्राउंड वाटर अच्छा करना पड़ेगा, है कि नहीं है। डिजास्टर से लड़ना पड़ेगा राज्यों के लेवल पर, तब जाके ओवरऑल उस राज्य में एसडीजी अच्छी होंगी, और हर राज्य में अच्छी हो गई तो राष्ट्र की अच्छी तो वैसे भी हो जाएगी। ये बेसिक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब राज्यों में भी क्या विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हैं। अब पार्टिकुलर राज्य को हमने देखा और पता चला कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में इनकम इनइक्वालिटी है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी है, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में माल न्यूट्रिशन है। तो हम एक एक डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं, उसको सुधार कर रहे हैं, तब पता चलेगा कि हाँ उस राज्य में जो भी एसडीजी से रिलेटेड कंसर्न थे हमने उसको सुधारा, तो फिर उस राज्य का एसडीजी गोल इंप्रूव हो गया, एसडीजी स्टैंडर्ड स्कोर अच्छा हो गया। तो ग्राउंड जीरो से ग्राउंड टॉप की तरफ, ना कि टॉप से बॉटम की तरफ। तो हम लोकल लेवल पर एसडीजी को ले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ले आते हैं, एसडी को अचीव करवाने का प्रयास करते हैं ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो राज्य के लेवल पर सुधार आ जाएगी, राज्य के लेवल पर सुधार आ गई, राष्ट्र के पर आएगी, राष्ट्र के लेवल पर आ गई तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी सुधार आ जाएगी। तब हम कहेंगे कि हाँ एसडीजी गोल एट द ग्लोबल लेवल इज गेटिंग फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एडिशनल आपको कंसेप्ट बताया। फिर है आपका इनहैंस्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट्स को मोर अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि भाई आप एसडीजी टारगेट को फुलफिल करिए, नहीं करेंगे तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। ये सब अच्छा तरीका है। नहीं तो दिक्कत क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो है, लेकिन बहुत जगह पर जो मुखिया होते हैं या लीडर्स होते हैं, वो पता चला कि जो जान पहचान है, जो उन्होंने वोट दिया है उसका वो मदद करते हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उसका मदद नहीं करते हैं। एक जगह पर उन्होंने पानी का सप्लाई दे दिया, दूसरी जगह पर कटेड है, पानी आ नहीं रहा है। ये सभी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आती हैं और ये सब भी एसडीजी गोल को अचीव करने में बाधा बनती है। तो चैलेंजेस क्या है इन द एसडीजी लोकलाइजेशन? एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो वैसे भी फाइनेंसेस का क्राइसिस रहता है। तो डाटा की इनअवेलेबिलिटी है, कैपेसिटीज की भी दिक्कत है। अब आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में भाई ना इंटरनेट है, ना प्रॉपर डाटा कलेक्शन होता है, ना अवेयरनेस है, तो वो एक चैलेंज आ जाती है। फिर पॉलिसी कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बिटवीन नेशनल लोकल एफर्ट। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ा दे लेकिन पैसे की दिक्कत है, पैसे ट्रांसफर करते नहीं है, स्टेट खुद अपने फाइनेंशियल क्राइसिस, रेवेन्यू डेफिसिट में फंसी पड़ी रहती है। फिर लिमिटेड अवेयरनेस है। फिर लोकल ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन इन डाइवर्स कंट्री, इसकी भी एक दिक्कत आती है। यानी कि अब कम्युनिकेट करना मैसेजेस लोकल लेवल पर, तो एक तो ये कि जो हमारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको हम रीजनल लैंग्वेजेज में ट्रांसफर करके लोगों को समझाएं, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, एफर्ट्स किया लिया गया है, तो आप देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, जो मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को एट द स्टेट एंड यूटी लेवल। अब कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं रिगार्डिंग द लोकलाइजेशन फ्रॉम द स्टेट। तो आंध्र प्रदेश ने नवरत्नलू इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया है। इसके तहत क्या होता है कि 9
प्रोग्राम्स या स्कीम्स चलाए जाते हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं, वल्नरेबल सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग। तो इससे क्या होगा कि जब इन सेक्टर को अच्छे से फोकस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है, कमिटमेंट मिलेगा, तो इन सब पैरामीटर्स पर सुधार होगा, तो एसडीजी पर तो सुधार होगी। क्योंकि आप समझिए कि जो एजुकेशन है वो भी एक एसडीजी गोल है, एग्रीकल्चर अच्छा हो वो भी एक एसडीजी गोल है कि नहीं है। फिर बिहार के लेवल पर आप देखिए, विकसित बिहार के साथ निश्चय प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें क्या फोकस किया जा रहा है, इंक्लूजन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, वुमेन रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं जॉब्स में, इसेंशियल एमिनिटीज के प्रावधान किए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन प्रमोट किया जा रहा है। और ये तो दो है, आप अपने राज्य के इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, आप अपने राज्य के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि है तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स ना। और मैंने आपको बताया स्टेट लेवल पर एसडीजी अच्छा हो रहा है तो राष्ट्र के लेवल पर अच्छा होगा। वे फॉरवर्ड क्या है, पीपल सेंट्रिक, जेंडर रेस्पॉन्सिव, कम्युनिटी रेस्पॉन्सिव लोकलाइजेशन हो, उसके बाद रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन मैकेनिज्म हो, इफेक्टिव पार्टनरशिप के माध्यम से वाया स्टेक होल्डर्स, फिर लर्निंग फ्रॉम शेयर्ड एक्सपीरियंस, जो विभिन्न देश हैं, देश के लेवल पर कुछ देश अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो सीख सकते हैं, वो हम अपने देश में लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस राज्य से दूसरा राज्य सीख सकता है, दूसरे से तीसरा सीख सकता है, क्या दिक्कत है। उसके बाद देखिए, अवेयरनेस होना चाहिए इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड एम्पावर द रूरल लोकल बॉडीज थ्रू प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटी, 3F, ये भी एक कीवर्ड है। अब एक कंसेप्ट है आपका इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये क्या होता है कि जो कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, तो एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है इनके लिए, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ताकि हम उस कंपनी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें कि इन्वायरमेंट लेवल पर क्या अच्छा कर रही है, सोशल लेवल पर अच्छा क्या कर रही है, गवर्नेंस लेवल पर अच्छा है कि नहीं। इन्वायरमेंट लेवल पर क्या है कि मान के चलिए बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पता चला कि भाई फॉसिल फ्यूल यूज कर रही है, तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है ना। पता चला जो गंदे पानी है उसको रिवर में बहा रही है, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर यही कंपनी कल को रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर दे, कल को वाटर को ट्रीट करके फिर रिवर में भेजा जाए, या फिर कुछ इनोवेटिव टेक्निक लाया जाए जिससे एनर्जी इफिशिएंसी हो रही है, एनर्जी का यूज कम हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हो गया इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। सोशली का मतलब क्या है कि भाई कंपनी में डाइवर्स सेक्शन रिप्रेजेंट है कि नहीं, वर्कफोर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है कि नहीं, साथ ही साथ इंक्लूसिव है या नहीं है। पता चला कि भाई जातिवाद तो कंपनी नहीं कर रहा है, इथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं कि नहीं, ये सब बात आ जाती है। और गवर्नेंस का तो मतलब ये है कि वो कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है। तो क्या कुछ फ्रेमवर्क है, एक और देखिए आप, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क फॉर ईएसजी। तो कंपनीज एक्ट 2013 है दैट मैंडेट्स को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कीवर्ड ध्यान रखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आया है, कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनके लिए एक प्रोविजन है कि भाई जो आपके प्रॉफिट है ना उसका सर्टेन परसेंटेज आप सीएसआर में इन्वेस्ट करेंगे। इसके अंतर्गत वो सोशल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो सोशल वेलफेयर करते हैं, लाइक एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, हेल्थ में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कुछ सब बातें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द टॉप 1000 लिस्टेड बिजनेस बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आर रिक्वायर्ड बाय सेबी टू सबमिट द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद आरबीआई जो है वो ग्रीन फाइनेंस के सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करता है बाय होल्डिंग सेलेक्ट फोकस ग्रुप। फिर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर्स फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स है। हालांकि इससे बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव भी आप लिख सकते हैं, कोई खास तो नहीं है, आप इसको करंट से अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, दोहराई नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये हमने दोबारा रिकॉर्डिंग किया है, एक रिकॉर्डिंग में तो हमारी आवाज ही नहीं आ रही थी, हमने माइक ही ऑन करना भूल गया था। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करें और फिर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक शेयर करेंगे और दोस्तों के बीच आप स्प्रेड करिए, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। फिर हम अपने
नेक्स्ट लेक्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे। मैंने आपको बताया इसका 2-3 क्लास जा सकता है, तो आप चिंता ना करें, क्लास 2-3 जाएगा लेकिन अच्छे से किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।